नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप सुनना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। आइए सुनते हैं गुलशेर अली खां शानी की लिखी हुई कहानी बिरादरी। वहाँ पहुँचते ही मुझे लगा कि आना गलत था, बिल्कुल गलत। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लौटना मुश्किल नहीं था। मैं क्या करता सिवाय इसके कि चुपचाप उस दृश्य का एक हिस्सा बन जाऊं। क्या हो गया कहता हुआ मैं इसमें शामिल हो गया। एक 10-12 साल का छोकरा पिट रहा था लात घूंसों और थप्पड़ों से, और आसपास खड़े 7-8 लोग तमाशा देख रहे थे। नहीं, उस दृश्य में शामिल होते ही मुझे लगा तमाशा तो घरों के लोग देख रहे थे। वे 7-8 लोग तो अपनी अपनी ज़बानों से भी उस छोकरे में पीटने में लगे थे। क्या हो गया भाई? आखिर मैंने त्रिपाठी के मारते हुए हाथ को पकड़ा। अब दृश्य बदल गया था। लोग पास पास सिमट आए थे। चोरी, किसी ने कहा। साला चोरी कर रहा था और क्या। मैंने त्रिपाठी को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा तमतमाता रहा था, नथुने फूल गए थे, सिर के सारे बाल पेशानी पर आ गए थे और झुमा झटकी या मार पीट में उसका गिरेबान तक फट चुका था। साले ने आज सारा घर ही खोल दिया था, कहकर त्रिपाठी ने छोकरे को फिर एक घूंसा जड़ दिया, इतनी जोर का कि छोकरा औंधे मुंह गिर पड़ा और सुअर की तरह चिल्लाने लगा, मैंने चोरी नहीं की साहब। छोकरे ने मेरी ओर देखकर गुहार लगाई। उसका आधा चेहरा धूल से सन गया था और निचले होंठ से खून बह रहा था। वह बिलखने लगा, अल्लाह कसम, मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, अल्लाह कसम कुछ भी नहीं किया। हरामजादे! त्रिपाठी ने छोकरे का बाँह पकड़कर उठाया और दोबारा एक झापड़ रसीद करने वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नरमी से बोला, रुको त्रिपाठी, मारो मत, आखिर समझने तो दो कि क्या हुआ। अरे साहब होगा क्या, घेरे में से किसी ने कहा। देख तो रहे हैं कि चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वो तो किस्मत अच्छी थी, वरना। त्रिपाठी जी, और लगाइए इस साले को, एक दूसरे ने कहा। सुअर के बच्चे ने सारे मोहल्ले को तंग कर रखा है, आए दिन चोरी आए दिन हंगामा। नेक मशवरा देने वाले सज्जन की ओर देखना मैंने मुनासिब नहीं समझा। सीधे छोकरे को संबोधित कर मैंने जोर से दपटते हुए पूछा, क्यों बे, चोरी कर रहा था? छोकरे ने और जोर से बिलखना शुरू कर दिया और अपनी सफाई देने लगा। वैसे भी मेरे वहां पहुंचते ही उसने सीधे मुझे मुखातिब करना शुरू कर दिया था, शायद यह समझकर कि सारी भीड़ एक है और वहां हमदर्दी मुझसे ही मिल सकती है। वह एक ही रट लगाए हुए था, साहब मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लिया, इस हरामी से पूछो। त्रिपाठी ने मुझसे कहा, अगर यह चोर नहीं है तो सूने घर में घुसा ये क्या कर रहा था? पीछे की दीवार फाड़ कर ये क्यों गया था? गौसल खाने के पास, छोकरे ने कहा। मैं नहाने गया था। नहाने के लिए सूने घर की दीवार फांदी जाती है, और वह भी दूसरे के घर की? कई लोग हंसने लगे। यह अंगूठी आज चली गई थी, त्रिपाठी मुझे बताने लगा। वो तो 5 मिनट भी देर हो गई होती तो साले ने अंगूठी मार ही दी थी, सारा घर ही कोल कर दिया था। किस्सा सिर्फ इतना सा था कि त्रिपाठी के एक मित्र, पड़ोसी और सहकर्मी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने कश्मीर गए हुए थे। क्योंकि टीटी नगर में दिन दहाड़े चोरियां आम बात थीं, लिहाजा एहतियातन उन्होंने घर की चाबियां त्रिपाठी को सौंप दी, इस आग्रह के साथ कि वे घर की देखरेख करते रहें और हो सके तो रात को वहीं सो जाएं। शर्मा हुजूरी में त्रिपाठी ने वह जिम्मा ओढ़ लिया था और पिछली रात वह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर पहली बार वहां सोया था। सुबह घर लौटने के बाद शेव करते वक्त सहसा ध्यान आया कि अपने सोने की अंगूठी तो वहीं भूल आया है। गर्मियों का ज़माना, वह सहन में चारपाई डालकर सोया था और आदतन उसने अंगूठी उतार कर बगल के स्टूल पर रख दी थी। सोचा, लौट कर अंगूठी लाऊं वरना रह जाएगी। लेकिन वहां पहुंचकर जो देखा तो होश उड़ गए। अंगूठी स्कूल से गायब थी। वह नीचे पड़ी हुई थी और छोकरा त्रिपाठी को देखकर गुसलखाने के पीछे दुबक रहा था। क्यों? अब मैंने भी छोकरे को पकड़ लिया। दपटती आवाज में कहा, बुलाऊं पुलिस को? दूं दो एक हाथ में भी? हरामखोर कहीं का। याद रखना, आइंदा ऐसी हरकत की तो हड्डी पसली बराबर हो जाएगी। भाग यहाँ से, चल फुट। अपने को छुड़ाकर वह छोकरा पकटुट भाग निकला तो सहसा मुझे लगा कि मैं सबकी जलती हुई आंखों का केंद्र बना हुआ हूँ।
उनमें से एक ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह मछली की तरह हाथों से फिसल गया था। 1 मिनट के अंदर यह जा वह जा। भाई यह तो बड़ी ज्यादती है, किसी ने तिलमिलाए हुए स्वर में कहा। मोहल्ले में चोरियां होती रहें और हम ही लोग शह दिए जाएं। यह सरकारी कर्मचारियों का नेता बर्मन था, बनियान और पट्टीदार पजामे में। आवेश में वह कह रहा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पिछले दिनों मेरी छत से सारी लकड़ियाँ इसी लौंडे ने पार की है। सोचते हैं जाने दो, बच्चा है, गरीब है। अरे बच्चा बच्चा नहीं, उस्ताद है। महकमे मछलियात के भट्ट ने प्रतिवाद किया। भट्ट ने एक रद्दा कसा, जो भी आपके कान काट दे वह बच्चा कैसे हुआ। कुछ लोग हंसने लगे। अम्मा हंसी की बात नहीं, भट्ट ने संभलते हुए कहा, छोकरी की उम्र देखो और उसकी हरकतें देखो। मैंने खुद अपने गार्डन का बल्ब चुराते हुए 2-4 बार देखा है। रुको मैं बताता हूँ। एकाएक आगे बढ़कर चौधरी बोला, गया इतवार को हम पिक्चर गया था फैमिली का साथ, मेटनी शो। तारपोले रोड कर देखा तो पीछू का आंगन से वाइफ का साड़ी गायब, वहाँ एक लोटा पराठा, साला वो भी ले गया। मोहल्ला छोटे अफसरों और बड़े बाबुओं की बस्ती का। मोहल्ला भी क्या, आमने सामने खड़े 32 क्वार्टरों का एक ब्लॉक। सुबह के 9 बजे होंगे, शायद 9:30। बदली थी आकाश का मुंह उतरा हुआ। सड़क के किनारे किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ चुप थे, पत्तियां तक जमी हुई थी। ऊपर से मौसम छलने वाला था, लेकिन लोग जानते थे कि ज़्यादा समय नहीं है। दफ्तर की भगदड़ से शुरू होने वाला वक्त करीब करीब ही था। वहाँ खड़े हर आदमी के पास कोई न कोई अपनी शिकायत थी, जिसे जल्द से जल्द सुनाकर वह हल्का होना चाहता था। सभी का ख्याल था कि आए दिन जो चोरियां होने लगी थी, उन सब की जड़ में यही छोकरा लड़का है। भाई कुछ करना चाहिए, बर्मन ने कहा, वरना इसका हौसला तो बढ़ता ही चला जाएगा। पुलिस में दे दो, एक सुझाव आया। 5-10 हंटर पड़ेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उससे कोई फ़ायदा न होगा, पुलिस इसे 2-3 बार ले जा चुकी है, किसी ने बताया। लेकिन पट्टा वहाँ से निकल आता है। असल में पुलिस भी क्या करे, छोकरा नाबालिग है, डांट डपट कर पुलिस भी छोड़ देती है। उसका सही इलाज तो वही जो त्रिपाठी कर रहे थे। इलाज मैं बताता हूँ, मोहम्मद मछलियात वाले भट्ट ने कहा तो सब उसकी ओर देखने लगे। भट्ट खुद कलोंच मछली की तरह फूला हुआ और भद्दा था। उसकी आंखों में हराम का गोश्त चढ़ा हुआ था और वह बतख की तरह चलता था। कहने लगा, उस शाख को ही काट फेंको जिस पर उल्लू बसेरा करता है। सवाल यह है कि वह झुग्गी ही क्यों नहीं हटाई जा सकती जिसमें वह छोकरा पल रहा है। मैं तो अपनी तरफ से कॉरपोरेशन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कह चुका हूँ। अब अगर मिलकर लिखें तो क्या मजाल है कि यह झुग्गी घंटे भर में न हट जाए। इस पर थोड़ी चकपक हुई। सलाह मशवरे, तू मैं, फिर बिना किसी नतीजे पर पहुंचे लोग अपने अपने घरों की ओर खिसक गए। सभी को दफ्तर की जल्दी थी। आओ, मैंने त्रिपाठी के कंधे पे हाथ रखकर कहा। दरअसल यह बात मुझे बुरी तरह कोंच रही थी कि त्रिपाठी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की थी, और मुझे लग रहा था कि मेरी दखलंदाजी शायद उसे पसंद नहीं आई। कहाँ? अपने घर चलते हैं, मैंने बेहद नरमी से कहा। कम से कम पुलिस को तो फ़ोन कर दें। अच्छा हुआ तुमने रोक लिया, बड़ी देर बाद त्रिपाठी ने कहा। अपने कमरे में आकर बैठे हुए देर हो चुकी थी, चाय आ जा चुकी थी और हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। टेलीफोन पास ही रखा हुआ था, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने का ध्यान न तो उसको आया और न मुझे। तुम्हें इतने गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं बोला। हाँ, मेरा खून खौल रहा था। मैं शायद उसे और मारता अगर तुम बीच में आकर उसे बचा न लिया होता। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। दरअसल वह जिस तरह पिट रहा था, उससे मुझे लगा कि कहीं साला मरमरा गया तो एक मुसीबत। तुम मोहल्ले में नए नए आए हो, इन लोगों को नहीं जानते। तुम क्या समझते हो कि जितने लोग वहाँ तमाशबीन बने तुम्हें उकसा रहे थे, वे तुम्हारे साथ होते अगर खुदा न खास्ता। मुझे मालूम है, त्रिपाठी ने अधैर्य के साथ कहा, लेकिन बात वह नहीं है यार। सोचो तो, अगर इसका यही हाल रहा तो आगे चलकर यह कितना बड़ा पेशेवर होगा। कहता है नहाने गया था। भाई नहाना है तो अपने घर पे नहा, सूने घर में छलांग लगाने की क्या ज़रूरत है। पुलिस को फ़ोन करें, कहते हैं, उसने कहा। हालांकि ये सच है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 थप्पड़ मार कर छोड़ देगी। ये अच्छा तमाशा है। कानून की गिरफ्त में वह आता नहीं क्योंकि नाबालिग है। आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बच्चा है, गरीब है। ये झुग्गी कहाँ है? पीछे ही है, गली में एक तरह से हमारे घर से लगी हुई है।
विधानसभा वाले सिद्दीकी साहब के यहाँ काम करती है इस छोकरे की माँ। बेवा है, 2 छोटे छोटे बच्चे और हैं। दरअसल उसका मियाँ विधानसभा में चपरासी था। एक दिन अचानक मर गया। मासूम बच्चों के साथ यह औरत वहाँ जाती तो सिद्दीकी साहब ने अपने घर पे काम पर रख लिया। शायद उन्हीं की मदद से इसने पास में झुग्गी बना ली है। तो उसे बुलाकर कहें। त्रिपाठी बोला। डांटते हैं कि अपने लौंडे को संभाल, वो तो खुद परेशान है। मसल है ना, रांड का बेटा सांड। त्रिपाठी ने बेचारगी में एक नई सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। मैंने खिड़की के बाहर सीखचों से कटे पीटे आसमान को देखा, महज देखने के लिए। बदली अभी भी थी, लेकिन कुछ हवा चलने लगी थी। पेड़ों के पत्ते हल्के हल्के कांप रहे थे। इस बीच त्रिपाठी की छोटी बच्ची घर से संदेश लेकर आई। मम्मी पूछ रही हैं क्या आज दफ्तर नहीं जाना है। आते हैं बेटे, चलो तुम। त्रिपाठी ने हंसकर कहा, अभी तो वक्त है। बच्ची चली गई, लेकिन कोई 2 मिनट बाद फिर लौट कर आई यह खबर लेकर कि कोई औरत उनसे मिलने आई है। त्रिपाठी ने फिर यह कह लौटाया कि उसे यहीं भेज दें। साबिर की अम्मा है, बच्चों में से किसी ने बताया। साबिर कौन? वही छोकरा, शायद उसकी माँ आई है। सुनकर त्रिपाठी कुछ सोचने लगा। सिगरेट की राख झाड़ने की बहाने दरवाजे का पर्दा सरकाकर साबिर की माँ खड़ी हो गई। वहीं दहलीज पर मैले कुलते और इंतजार में वह अधेड़ औरत घिसी हुई अल्मुनियम के पुराने बर्तन की तरह। उसका सांवला रंग जला हुआ और ठंडा था, चूल्हे की बुझी हुई राख ढकी लकड़ी की तरह, और आंखें वे बारिश के छोटे छोटे गंदले डबरों की तरह बाढ़ उतर जाने के बाद। मेरा ख्याल था कि वह त्रिपाठी को कोसने काटने आई है, शोर मचाएगी, लेकिन वह ऐसे खड़ी थी जैसे कटघरे में हो। क्यों? त्रिपाठी ने गला साफ कर संयत स्वर में कहा। देख ली अपने लौंडे की करतूत। अपने गर्दन झुकाकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। मालूम है तुम्हारे छोकरे ने क्या किया है? अब मैंने पूछा। वह कहता है मैं नहाने गया था। कौन नहाने गया था? त्रिपाठी चिल्लाया। तुम्हारा साबिर? हमें झूठा बनाती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने सोने घर में वह अंगूठी को ताकता बैठा था। अपने हाथों से मैंने छोड़ दिया, वरना हड्डी पसली एक कर देता। बुलाऊं पुलिस को? दे दो तुम्हारे इस लाडले को। दे दो साहब, उसने नरमी से जवाब दिया। हम तो खुद तंग आ चुके हैं। मैं उसे कितना समझाती और मारती पीटती हूँ, क्या बताऊँ। कई बार तो मैंने उसका गला मसक दिया था, वह मरता भी नहीं है। मुझे तो इस माटी मिले पेट के दोजख से ही फुर्सत नहीं मिलती। हो गई, अपनी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। कहते कहते उसका गला रूंध गया और वह रोने लगी। वह क्या करता है? एकाएक खिंचकर सन्नाटे को मोड़ते हुए मैंने पूछा। एक दुकान में लगा रखा है, साड़ियों पर कढ़ाई का काम करता है, सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। ये भी अच्छा है कि उसे वक्त नहीं मिलता, वरना खुदा जाने वह कितनी आग मूतता। कितना मिलता है? 2 रुपया रोज। यार सुनो, मैंने एकाएक उत्साह से भरकर त्रिपाठी से कहा। अब मुझे याद आया कि ये लौंडा तो बहुत हुनरमंद है। एक दफ़ा हमारे यहाँ साड़ियाँ लेकर आया था, मैं तो उसकी कढ़ाई देखकर हैरान रह गया था। ऐसी सफाई, खूबसूरती और नफासत पे यकीन नहीं होता। हाँ साहब, उस औरतें ने सांस भर के कहा। अल्लाह ने उसके हाथ में हुनर तो दिया, लेकिन कोई वसीला नहीं दिया। वसीला मसीला सब निकल जाता है। त्रिपाठी बोला। पहले अपनी आदत तो सुधारे, मैं उसे अच्छी तरह काम दिला दूंगा। 2 के बदले 10 मिलेंगे, कौन सी बड़ी बात है। स्विमिंग पूल से लौटकर हम दोनों बाहर लान पर बैठे हुए थे। उस घटना के 7-8 दिन बाद गर्मियों की शाम थी। रोज़ की तरह बदली नहीं थी। ऊपर धुआं खाए बादलों की जगह चमकीला आसमान था। नर्म हवाओं के बीच यूकेलिप्टस की पत्तियों, मेहंदी की बाड़ और लान की घास पर पारदर्शी आकाश उतरा हुआ था। शाम अच्छी है, त्रिपाठी ने कहा। बहुत। कुछ देर बाद और ठंडी हवाएं चलेंगी। हाँ, लाल घाटी से। मैंने कहा ये हवाएं वहीं से आती हैं। हम दोनों कोल्ड कॉफ़ी ख़त्म कर रहे थे। स्विमिंग के बाद आई थकावट भरी ताजगी जो हमें रोज़ ऊपर हवाओं में फेंक देती है, सेमल के गाले की तरह तैरने के लिए। क्या प्रोग्राम है? कुछ देर बाद मैंने पूछा। सैटरडे इवनिंग है ना, त्रिपाठी ने कहा। भट्ट के यहाँ चलना है। शनिवार के साथ हम लोग वीकेंड मनाते थे। त्रिपाठी के आने के बाद 3-4 दोस्तों का एक ग्रुप बन गया था। मछलियात वाला बट इस ग्रुप में यकीनन नहीं था, लेकिन पिछले दिनों उसने अपनी कंपनी से आज के लिए फांस लिया था। वैसे वह कंजूस और दिखाऊ था। मोहल्ले वाले उसे मिनी IAS अफसर कहते थे, क्योंकि वह रोज़ शाम को गाउन पहनता था
और अपने कुत्ते को लेकर सड़कों पर टहलता था। उसके बारे में यह बात खास तौर पर मशहूर थी कि वह अपने फ्रिज में शराब की कई बोतलें रखता है, लेकिन शराब की मिकदार तो न बढ़ती है न घटती, हमेशा तलहटी में चिपकी हो। गुरु, मैंने त्रिपाठी से कहा, सच पूछो तो मेरा बट्टियाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। साले की आंख में सुगर का बाल है, सरकार को खोल कर अपना घर भरे जा रहा है, उस पर ऐंठता भी है। सवाल ये कि आप हर वक्त मछली की बात क्यों करते रहते हैं? त्रिपाठी हंसने लगा, सयानी सी हंसी। याद है साबिर वाली उस घटना के दिन वह कितना कूद रहा था? लग रहा था जैसे वह तुमसे भी ज़्यादा गुस्से में हो। हाँ, याद आया। त्रिपाठी बोला, सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया कि वह छोकरा उसके बाद मुझे घेरने लगा था? क्यों? अरे उस दिन मेरे मुंह से कुछ निकल गया था ना, साले ने जबान ही पकड़ ली। कहता है कोई कच्चा आम दिला दो, अच्छा काम दिला दो। अब यहाँ हम कहाँ चक्करों में पड़े। पता चला है जमानतदार की तरह एक दिन त्रिपाठी जी थाने पर खड़े हैं। बताया मैंने भी नहीं था, त्रिपाठी को भी नहीं, सिर्फ घर वालों को मालूम था कि साबिर की अम्मा मेरे घर 2-3 चक्कर लगा चुकी हैं। पहले वह उस घटना के एक आध हफ्ते बाद आई थी, कहने लगी मोहल्ले वाले उसकी झुग्गी हटवाना चाहते हैं, मिलजुल कर दरख्वास्त दे दी गई है, कोशिशें हो रही हैं, खुदा के लिए मैं उसकी मदद करूं। मैं क्या करता? मैं क्या कानून के हाथ पकड़ लेता? वैसे भी उस दिन वाली घटना में पढ़कर मैंने मोहल्ले में काफ़ी बदनामी उठाई थी। बट और उस जैसे एक दो लोगों ने दबी जबान से कहा, मियाँ भाई ने छोकरे को तरकीब से भगवा दिया, साफ साफ शहदी जा रही है क्योंकि एक ही बिरादरी के हैं। कहा गया है अम्मा, कुछ भी कहो खून पानी से गाढ़ा होता है। वह औरत भी मेरी जान को लगी है, मैंने उबे हुए स्वर में त्रिपाठी से कहा। आज सुबह भी आई थी, कह रही थी कॉरपोरेशन वाले पुलिस लेकर आए थे, धमकी दे गए हैं कि शाम तक नहीं हटी तो सामान फेंक कर झुग्गी गिरा दी जाएगी। त्रिपाठी मेरा मुंह देखने लगा। क्या? मोहल्ले से कोई दरख्वास्त गई थी? हाँ, काफ़ी पहले। भट्ट ने सबके दस्तखत कराए थे, क्या वह तुम्हारे पास नहीं आया था? नहीं। कहते हुए मुझे चोट लगी, सिर्फ चोट नहीं वह धक्का था। आखिर क्या समझकर भट्ट ने मुझे छोड़ दिया? अगर वह मेरे पास भी आता तो क्या मैं दस्तखत करने से मना कर सकता था? साहब, मैं किसके पास जाऊँ? सुबह उस औरत ने रोते हुए मुझसे कहा था, सिद्दीकी साहब दौरे पर है और आपके सिवा हमारे यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो जिसे देखो हाथ में तीर कमान लिए बैठा है। लोगों का तो जैसे कलेजा सफ़ेद हो गया है। अब अपनी बिरादरी के होकर आप भी मेरे लिए कुछ न करें तो? देखो भैया, मैंने जल्ला कर तुमसे कहा, बिरादरी मिरादरी की बकवास तो तुम यहाँ रहने दो। क्या मैं चोरों की बिरादरी का हूँ? ड्राइंग रूम में हम आम चुनाव की बात कर रहे थे शराब के सहारे। बाहर लान से हम कभी उठ के आए, वहाँ हवा थी, सिर पर खुला आसमान था। हरी मेहंदी वाली बाड़ की ठंडक थी, लेकिन ज़्यादा देर बैठना वहाँ मुश्किल हो गया। बट का जिक्र निकलते ही मैं कुत्ते की तरह टूट पड़ा था। इससे पहले मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। यार, मैं भट्ट का पक्षधर नहीं हूँ, त्रिपाठी ने मेरा रुख देखकर कहा था। तुम्हारे गुस्से को भी समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि भट्ट ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? या वह व्यवस्था क्यों नहीं जिसके चलते ये छुट्टे सांड बने हुए हैं, या साबिर जैसे लोग पैदा होते हैं? क्या भट्ट अकेला है? क्या उसके साथ पूरी की पूरी बिरादरी नहीं है? और क्या हम तुम भी उस बिरादरी में शामिल नहीं हैं? असल में दोस्त, हमारा तुम्हारा यह दर्द नहीं कि भट्ट सरकार को कोल रहा है, तकलीफ ये है कि हाय उसकी जगह हम क्यों नहीं हुए। अपना निशान, तीर कमान, तीर कमान, तीर कमान। सहसा पास वाले नुक्कड़ से लाउड स्पीकर की सामूहिक आवाज आई थी, जीतेगा भाई जीतेगा, तीर वाला जीतेगा। टैक्सी थी, चुनाव अभियान वाली। एक तो मेरे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था, दूसरे सारा शोर इधर ही बढ़ता आ रहा था। चलो अंदर बैठते हैं, एकाएक मैंने उठकर कहा था। हम लोग भीतर आ गए थे। वह अच्छा ही हुआ, एकाएक उस अप्री बहस से छुटकारा मिल गया और चुनाव की बात चल पड़ी थी। मैंने फ्रिज खोलकर बोतल निकाली और बहुत सारे आइस क्यूब लिए थे, और 1-2 मिनट बाद त्रिपाठी की ओर गिलास बढ़ाकर कह रहा था, विस्की ऑन रॉक्स, चियर्स। कॉलेज के दिनों में मैं कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड होल्डर था और त्रिपाठी ने बताया था कि वह सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। सरकारी नौकरी में आने के पहले त्रिपाठी सोशलिस्ट पार्टी की एक अखबार का संपादक भी था और जनसभाओं में आग उगला करता था। कहा जाता है कि उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक दिन उसे पालतू बना लिया और उसके गले में सरकारी तौक पड़ गया। अब हम दोनों सरकारी नौकर थे, दोनों के मुंह पर ताले पड़े थे, लेकिन दिल पर किसका ताला हो सकता था? बहस मुहावरे में अब भी हम अक्सर नाराज़ होते और इस बात की गहरी चिंता था कि देश की प्रगतिशील ताकतें दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं। डबल रोटी ब्रेड वाला।
ससा कुछ दूर से फेरी वाले की आवाज़ आई, खामोशी को चीरती हुई। एक आध मिनट बाद उसकी साइकिल हमारी सड़क से गुजर रही थी। डबल रोटी वाला था, यानी 9 बज गए। मैंने उठकर खिड़की के पल्ले ठीक किए और उसके कानों पर खटके लगाए। वह एक बार बार बंद हो रही थी। न्यू मार्केट में चल रही आम सभा की आवाज़ अब साफ आने लगी थी। बाहर हवा तेज थी, बहुत तेज, ठंडी, यानी लाल घाटियों वाली। मेहंदी की बाढ़ आपस में झकोले खा रही थी, जैसे उसके सींग हों। काले आसमान की पीठ पर टिका यूकेलिप्टस का पेड़ एकदम सफ़ेद लग रहा था, चमड़ डुलाता और धीरे धीरे शोर करता हुआ। मैंने लौटकर रिकॉर्ड प्लेयर खोल दिया, गज़लें सुनने या खामोशी को भरने के लिए, पता नहीं। एक और, मैंने त्रिपाठी का ग्लास उठाते हुए पूछा। हम लोग दो दो पेग पी चुके थे और तीसरा बनाना चाहता था। त्रिपाठी ने सहमति से सिर हिलाया। अभी मैं गिलास लेकर उठा ही था कि बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। बरामदे में लेटी हुई रानी जोर जोर से भौंकने लगी। कौन है? त्रिपाठी ने आंख के इशारे से पूछा। मैंने थोड़ी देर बाद बाहर की आहट लेने की कोशिश की, फिर अपना काम करने लगा। गरीबों का साथी कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। दूसरे नुक्कड़ पर चुनाव टैक्सी फिर से कहीं से आ गई थी। 1 मिनट रुककर लाउड स्पीकर की आवाज़ दूर होने लगी। दुखियारों का कौन? दिलावर खान, दिलावर खान। जीतेगा भाई, जीतेगा। साबिर की माँ आई है। कुछ देर बाद बुलाकर बीवी मुझसे कह रही थी, वह मोहल्ले के पास खड़ी थी और शायद नमाज पढ़ने जा रही थी। कहाँ? बाहर खड़ी है इस वक्त? अल्लाह तौबा, किस कदर रोए जा रही है। बीवी ने कहा, कुछ बताती तो है नहीं, बस कहती है मियाँ से मिलवा दो। लगा नशे के बावजूद मेरा चेहरा फक पड़ गया है। उस एक क्षण में झुकी साबिर की माँ, साबिर उसके चेहरे आंखों में घूम गए। गुस्सा अपने ऊपर आया। मैं ही घपले करता रहता हूँ, क्यों नहीं साफ साफ कह दिया? मैंने सुबह कह दिया, देखेंगे। क्या देखेंगे? मैं जानता हूँ वह क्यों आई है। मैं झल्ला के कहा, अच्छी मुसीबत गले पड़ी है। तुम्हें बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? एक तो सरकारी और कानूनी मामला है, दूसरे मैं उससे क्या कह दूँ? भाई कुछ भी कह दो, टालो उसको यहाँ से। लौट कर मैंने तीसरा पेक बनाया और दोनों गिलासों में बहुत से आइस क्यूब भर दिए, इतने कि उसमें पानी तक की जगह नहीं रही। क्या बात है? त्रिपाठी ने मुझसे पूछा। अमा यार, कहकर मैं रुक गया और न तो आगे बोलना था और न मुझसे बोला गया। गिलास में घूंट लेते हुए भी मेरे कान बाहर लगे हुए थे। वहाँ मेरी ही बीवी कह रही थी, साबिर की अम्मा, तुम सुबह मिल लेना, अभी तो वो सो रहे हैं। ये थी कहानी, शानी की कहानी, बिरादरी। आप सुन रहे थे मेरे यानी वर्षित सोनी की आवाज़ में। इसी तरह की और कहानियाँ और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।